नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और कंपटीशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो गांधी एज यानी गांधी युग है। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन याद दिलाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, राष्ट्रीय आंदोलन, और इस राष्ट्रीय आंदोलन के हम लोगों ने, और लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं। पहला 1885 यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885, और इसका 1885 से 1905 तक इसे उदारवादी चरण या इसे नरमपंथी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरमपंथी चरण। और इसमें हमने एक एक एक्टिविटी को पढ़ा है कि कैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सब नेता किस तरह से अंग्रेज़ों को प्रार्थना पत्र देते थे। इस पर एक बड़ा अच्छा सा लेक्चर बंगाल विभाजन से पहले का पढ़ा हुआ आप देख सकते हैं। दूसरा 1905 से लेकर के 1919 तक का, और इसे हम लोग गरमपंथी चरण भी कहते हैं। यानी इस समय में हमारे देश में आंदोलन थोड़ा सा उग्र हुआ। और तीसरा जो है वो है गांधीवादी चरण। और गांधीवादी चरण का हम लोगों ने जो टाइम पीरियड लिखा था बेटा, इसका ये है आपका 1919 से 1947। आज हम इसे गांधीवादी चरण को पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा है, पूरा मतलब कंप्लीट कर रखा है। सारे वीडियो यहाँ उपलब्ध हैं। तो बिना देर किए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूँगा, गांधीवादी चरण। और गांधीवादी चरण में हम सबसे पहले अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। सबसे पहले महात्मा गांधी पढ़ने से पहले मैं आपको अल्बर्ट आइंस्टीन का एक स्टेटमेंट, जो पूरी दुनिया में गांधी जी के लिए फेमस है, गांधी जी के लिए एक फेमस स्टेटमेंट, या कहना चाहिए सबसे फेमस स्टेटमेंट जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि महान वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ये कहता है कि आने वाली पीढ़ियां शायद कभी भरोसा कर पाएँ, या विश्वास कर पाएँ कि हार्ड मास का एक ऐसा मानव इस धरती पर विचरण करता था। हैं? गांधी जी के गुणों को देख के अल्बर्ट आइंस्टीन ये कहता है कि आने वाली पीढ़ियां शायद ये भरोसा कर पाएँ कि हार्ड मास का एक ऐसा व्यक्ति इस धरती पर विचरण करता था। उन्होंने अपने सत्य, अहिंसा या सत्याग्रह के आधार पर एक बड़ी सत्ता को, एक अंग्रेज सत्ता को भारत से बाहर करने में एक बड़ी सफलता प्राप्त की, भारत को आज़ादी दिलाने में एक बड़ी सफलता प्राप्त की। हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी यानी गांधी जी। सबसे पहले गांधी जी का जन्म, आप सब बालक जानते हैं कि गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ? काठियावाड़। और काठियावाड़ में भी पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात। यहाँ गांधी जी का जन्म जो है गुजरात में हुआ। अच्छा, अब देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन, एकदम बेसिक जानकारी कि गांधी जी का जो बचपन का नाम था वो था मोनिया। हो सकता है ये किसी पेपर में न आए, लेकिन हमें अपने राष्ट्रपिता के बारे में बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। 2 मिनट आप पेशेंस के साथ देखें। बचपन का नाम मोनिया। गांधी जी के जो दादाजी थे उनका नाम था उत्तम चंद्र गांधी।
ये जो उत्तम चंद गांधी थे ये गांधी जी के दादा थे। और सबसे बड़ी बात, ये पोरबंदर के राजा के यहाँ, ये जो हैं वो पोरबंदर के राजा के यहाँ, राजा ये जो हैं पोरबंदर के राजा के यहाँ दीवान थे। क्या थे बेटा? दीवान थे। अच्छा, फिर गांधी जी के पिता करमचंद्र गांधी, इनको कावा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, कावा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी यहाँ पोरबंदर के राजा के यहाँ क्या थे? दीवान थे। गांधी जी की माता का नाम आप सब बालकों को पता होगा। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई, पुतलीबाई। गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी, गांधी जी का विवाह। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इधर देखिएगा, गांधी जी के 4 पुत्र थे। बस अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बड़े बेटे का नाम हीरालाल, दूसरा बेटा मणिलाल, तीसरा बेटा रामदास और चौथा बेटा जो है वो था देवदास। हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये गांधी जी के 4 पुत्र थे। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन, आखिरी पॉइंट है बस, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गुजरात के एक व्यापारी थे जिनका नाम था जमुना लाल बजाज। गुजरात के एक व्यापारी थे जिनका नाम था जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज जो हैं वो गांधी जी के, वो गुजरात के एक बड़े व्यापारी थे और इन्होंने गांधी जी की सेवा, गांधी जी की बहुत सेवा की और आंदोलन चलाने के लिए बहुत सारा धन भी दिया और गांधी जी को बहुत ज़्यादा ये मानते थे। इसीलिए जमुना लाल बजाज को गांधी जी ये कहते थे कि ये मेरा 5वां बेटा है। 4 बेटे गांधी जी के ये थे, लेकिन जमुना लाल बजाज को गांधी जी अपना 5वां पुत्र मानते थे। तो ये गांधी जी की बेसिक जानकारी थी, जिसमें हमने पढ़ा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़, पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ। गांधी जी के दादाजी यानी उत्तम चंद गांधी पोरबंदर के राजा के यहाँ दीवान थे। करमचंद गांधी यानी काबा गांधी, गांधी जी के पिता, वो भी पोरबंदर के राजा के यहाँ दीवान थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के 4 पुत्र हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। जमुना लाल बजाज को गांधी जी अपना 5वां पुत्र मानते थे। अगली चीज़, गांधी जी के बचपन का नाम मोनिया था। बस ये गांधी जी की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक में क्या है कि गांधी जी 1893 में 1893 में बैरिस्टर की परीक्षा लंदन से पास करते हैं या इंग्लैंड से पास करते हैं। 10 जून 1893 को गांधी जी जो हैं 1891 को, माफ़ी चाहूँगा, 10 जून 1891 को गांधी जी लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास करते हैं या बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करते लंदन से। गांधी जी 10 जून 1891 से लंदन से बैरिस्टर की या वकील की जो है वो डिग्री गांधी जी प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो है गांधी जी वो राजकोट गुजरात में है, राजकोट में जो है वो वकील का काम प्रारंभ कर देते हैं। राजकोट में 10 जून 1891 को लंदन से गांधी जी बैरिस्टर की परीक्षा पास करते हैं और राजकोट में और कुछ समय कलकत्ता न्यायालय में भी अपना भाग्य जो है वो आजमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन अब गांधी जी की ज़िंदगी में एक नया दिन आने वाला था और वो नया दिन ऐसे आने वाला था
कि एक कंपनी थी जिसके मालिक थे दादा अब्दुल्ला कंपनी। ये बहुत गजब क्वेश्चन आने वाले, अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले, आप ज़रूर इसको पेशेंस के साथ देखिएगा और इस पर अच्छा सा नोट्स बनाइएगा। दादा अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ना था। कहाँ केस लड़ना था? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने गांधी क्यों गए? क्योंकि दादा अब्दुल्ला को एक ऐसे वकील की ज़रूरत थी जो गुजराती भी जानता हो और इंग्लिश भी जानता हो, क्योंकि इस केस से संबंधित जो दस्तावेज थे वो गुजराती भाषा में थे और न्यायालय में जो बताना था उनको इंग्लिश में बताना था। इसलिए गांधी जी को दादा अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार होते हैं। गांधी जी से कहा था कि आपको 105 पाउंड पर ईयर की सैलरी यहाँ जो है मिलेगी। इसके अलावा रहना, खाना, आना जाना वो आपके लिए सब कुछ मुफ्त है। चलिए खैर कोई बात नहीं। 1893 में आपका अप्रैल 1893 में, अप्रैल 1893 में गांधी जी जो हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, SS सफारी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SS सफारी नामक प्लेन से, प्लेन मतलब पानी का जहाज, SS सफारी नामक पानी के जहाज से अप्रैल 1893 को दक्षिण अफ्रीका के लिए निकले। दक्षिण अफ्रीका के लिए निकले और बेटा 24 मई 1893 को 1893 को गांधी जी जो है वो डरबन बंदरगाह पहुँचे। गांधी जी जो हैं वो डरबन बंदरगाह पहुँचे। दोबारा से सुनिएगा, 10 जून 1891 से 91 को लंदन से बैरिस्टर की यानी वकील की परीक्षा गांधी जी ने पास की। दूसरा, ये राजकोट में वकील बने। तीसरा, दादा अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और 105 पाउंड पर एनम की गांधी जी को सैलरी मिलनी थी। इसके अलावा वहाँ रहना, खाना, पीना, आना जाना सब कुछ फ्री था। अप्रैल 1893 को SS सफारी नामक पानी के जहाज़ से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाह के लिए निकले। 24 मई 1893 को गांधी जी डरबन बंदरगाह पहुँचे। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के जिस राज्य में गए थे उसका नाम था नटाल। ये नटाल राज्य का नाम था और इस नटाल की राजधानी जो थी वो थी मोरित्सबर्ग। मोरित्सबर्ग ये इसकी राजधानी थी और डरबन जो है वो इसका बंदरगाह था और प्रिटोरिया इसका एक शहर था। प्रिटोरिया इसका एक शहर था। दोबारा सुनिएगा, नटाल राज्य था जैसे हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। मोरित्सबर्ग यहाँ की राजधानी थी, जैसे लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। डरबन यहाँ बंदरगाह था और प्रिटोरिया इस नटाल का एक शहर था। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब 24 मई 1893 को गांधी जी डरबन पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके ये देखते हैं, जिस दिन गांधी जी डरबन पहुँचे वहाँ जाके देखते हैं कि भारत के लोगों की बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी दिशा है। वहाँ किस तरह से अपमानजनक स्थिति में भारतीय अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा गांधी जी ने वहाँ जाके देखा। और हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि गांधी जी किसी सिलसिले में न्यायालय में पगड़ी पहनकर बैठे हुए थे और पगड़ी पहन के देख के अंग्रेज जज को इतना गुस्सा आया कि उसने गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी कोर्ट से बाहर चले गए, उन्होंने अपनी पगड़ी नहीं उतारी। मैं आपको इस कहानी से ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ भारतीयों के साथ बहुत बड़े लेवल पर भेदभाव हो रहा था। वहाँ बहुत ज़्यादा भारतीयों को
अपमान सहना पड़ता था। जो ब्रिटिश सत्ता भारत में शासन कर रही थी, वही ब्रिटिश सत्ता दक्षिण अफ्रीका में भी शासन कर रही थी। दक्षिण अफ्रीका में भी जो है वो काम कर रही थी और वहाँ भी भारतीयों को वो अपमानित कर रही थी। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। लेकिन हमारे भारतीय इतिहास में एक डेट, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और डेट क्या है बेटा? 7 जून 1853, 7 जून 1893, 7 जून 1893, 1893। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए, 24 मई 1893 को 1893 को SS सफारी नामक जहाज़ से गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुँचे थे। साउथ अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पहुँचे थे। डेट याद रखिएगा, 24 मई 1893, 24 मई 1893 को गांधी जी डरबन बंदरगाह पहुँचे थे SS सफारी नामक जहाज़ से। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको एक डेट, 7 जून 1893 को, 7 जून 1893 को एक बड़ी घटना होती है। बड़ी घटना क्या होती है? जब गांधी जी कहाँ से? डरबन से। और कहाँ जा रहे हैं? प्रिटोरिया जा रहे हैं। प्रिटोरिया जा रहे हैं। जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे हैं, तब रास्ते में मोरिसबर्ग नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज़ ये दिखता है कि गांधी जी फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे हुए हैं। गांधी जी फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे हुए हैं। अंग्रेज़ गांधी जी से उतरने के लिए कहता है, लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं। अंग्रेज़ तुरंत टीटी को बुलाता है और टीटी पुलिस वालों को बुलाता है और गांधी को ट्रेन से धक्का दे दिया जाता है। दोबारा से सुनिएगा, 7 जून 1893 को जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तब मोरिसबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया गया। और ट्रेन से धक्का देने का कारण ये था कि गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था और वो फर्स्ट क्लास के कोच में बैठे हुए थे, जो अंग्रेज़ों को बुरा लगा और उन्होंने गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया। बस यही वो 7 जून 1893 का दिन था जब गांधी को अंग्रेज़ों ने ट्रेन से धक्का दिया और बाहर कर दिया। उसी दिन गांधी ने मन ही मन कसम खाई कि जिस तरह आपने मुझे ट्रेन से धक्का दे के बाहर निकाला है, वैसे ही मैं तुम्हें सत्य और अहिंसा के दम पर अपने देश से बाहर निकालूंगा। और जो हमने यहाँ से मोहनदास करमचंद गांधी भेजा था, वो इस घटना के बाद महात्मा गांधी बन गया था। हालांकि इस घटना का उल्लेख गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला से किया। गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला को बताया कि उनके साथ ऐसा इवेंट हुआ है, तो दादा अब्दुल्ला ने ये कहा कि ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कुछ नुकसान वाली बात नहीं है। अंग्रेज़ ऐसा व्यवहार अक्सर करते रहते हैं और आपको रेलवे स्टेशन भी मेन गेट से नहीं जाना चाहिए, वो गेट भी अंग्रेज़ों के लिए है। इस बात से गांधी जी बहुत दुखी हुए। भारतीय वहाँ पहले से सहन करते आ रहे थे, लेकिन गांधी ने सहन न करने की बात कही, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोबारा से मैं बता दूं, 7 जून 1893 का 1893 का वो इवेंट जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और डरबन से प्रिटोरिया जाते समय मोरिसबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया गया, क्योंकि गांधी जी ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे हुए थे जिसमें अंग्रेज़ बैठते थे। और इस घटना के बाद गांधी जी ने जो है वो आंदोलन प्रारंभ किया। कैसे आंदोलन प्रारंभ किया, क्या किया, जरा सुनिएगा। हम अफ्रीका में गांधी को पढ़ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में गांधी को पढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की बात मैं करूं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि वहाँ गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा
जो आंदोलन किए गए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा आंदोलन जो किए गए, उन्हें हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है उदारवादी यानी लिबरल समय, उदारवादी चरण, पहला उदारवादी चरण। और दूसरा जो है वो है अहिंसात्मक या सत्याग्रह, अहिंसात्मक या सत्याग्रह ये। और यहाँ जो हम समय रख सकते हैं वो आपका 1894 से 1906 तक का समय रख सकते हैं, और यहाँ हम 1906 से 1914 तक का समय रख सकते हैं। देखो, गांधी जी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन किए गए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किए गए, उन्हें दो पार्ट में बांटा जाता है, एक उदारवादी चरण, दूसरा अहिंसात्मक या सत्याग्रह। उदारवादी चरण में जो हमारे देश में होता था सेम वैसे ही गांधी जी ने क्या किया, उदारवादी चरण में गांधी जी ने भी किया। हमारे यहाँ उदारवादी नेता क्या करते थे, अंग्रेज़ों को एप्लीकेशन देते थे, अंग्रेज़ों को याचना पत्र देते थे, अंग्रेज़ों से जो है मांग पत्र देते थे, बार बार उनसे बात करने का प्रयास करते थे। सेम इसी तरह गांधी जी ने उदारवादी चरण में अंग्रेज़ों को प्रार्थना पत्र दिए, याचना पत्र दिए। इस तरह से इन माध्यम से गांधी जी जो हैं वो अपनी बात रखने का प्रयास करते थे। अच्छा, और इसी उदारवादी चरण में गांधी जी ने दो काम किए जो बहुत ही फेमस हैं। पहला काम तो गांधी जी को ऐसा विचार आया, गांधी जी ने ऐसा विचार किया कि भाई हम भारतीयों की दक्षिण अफ्रीका में एक पार्टी होनी चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, एक दल होना चाहिए। और बेटा, इसी उद्देश्य से गांधी जी ने इस उदारवादी चरण में ऐसा विचार किया कि भारतीयों की अपनी एक पार्टी या एक दल होना चाहिए। बस उसी दल के उसी उद्देश्य से 22 मई 1894 को गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। ये गांधी जी के द्वारा, या आप इसे कह सकते हैं नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए बनाए जाने वाला पहला संगठन था। 22 मई 1894 को नटाल इंडियन कांग्रेस की गांधी जी के द्वारा स्थापना की गई, और ये गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में खड़ा किए जाने वाला या दक्षिण अफ्रीका में बनाए जाने वाला भारतीयों के लिए संगठन था। दूसरा क्वेश्चन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 जून 1903 को 6 जून 1903 को गांधी जी ने भारतीयों के 6 जून 1903 को गांधी जी ने भारतीयों के लिए एक पत्रिका प्रारंभ की जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। 6 जून 1903 को गांधी जी ने एक पत्रिका इंडियन ओपिनियन का जो है प्रकाशन प्रारंभ किया। ये पत्रिका जो है वो 4 भाषा, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दोबारा से सुनो। उदारवादी चरण में सबसे पहली चीज़, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किए गए, हम उन्हें 2 चरण में विभाजित कर सकते हैं। पहला उदारवादी चरण, दूसरा अहिंसात्मक या सत्याग्रह वाला चरण। उदारवादी चरण 1894 से 1906 और अहिंसात्मक 1906 से 1914। उदारवादी चरण में गांधी जी अंग्रेज़ों को पत्र देते थे, गांधी जी याचना पत्र देते थे और विभिन्न तरीक़ों से अंग्रेज़ों से सुझाव देते थे, उनसे मांग करते थे। और इसी के अंतर्गत गांधी जी ने 2 बड़े काम किए। एक तो 22 मई 1894 को नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये नटाल या नेटल इंडियन कांग्रेस या नटाल इंडियन कांग्रेस एक ही है।
और ये गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए बनाए जाने वाला एक संगठन था। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा 6 जून 1903 को गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली। ये पत्रिका जो थी वो साप्ताहिक मतलब वीकली साप्ताहिक प्रकाशित होती थी, वीकली प्रकाशित होती थी। इंडियन ओपिनियन ये साप्ताहिक प्रकाशित होती थी, साप्ताहिक वीकली पब्लिश होती थी और हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल 3 भाषाओं में, ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। अच्छा, और इस इंडियन ओपिनियन को प्रारंभ करने के गांधी जी के 3 उद्देश्य थे। इस इंडियन ओपिनियन को प्रारंभ करने के गांधी जी के 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि जो अंग्रेज सरकार है, सरकार को भारतीयों की स्थिति बताना, भारतीयों की समस्याएं बताना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा क्या था, दूसरा सेकंड उद्देश्य इसका क्या था कि भारतीयों को अवेयर मतलब सजग करना या जागृत करना, भारतीयों को जागृत करना। भारतीय जो वहाँ रहते थे, देखो अभी मैंने एक लाइन बोली कि जब गांधी जी को 7 जून 1893 को ट्रेन से धक्का दे दिया गया तो उन्होंने इसकी जानकारी दादा अब्दुल्ला को दी। दादा अब्दुल्ला ने ये कहा कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है, ऐसा अक्सर भारतीयों के साथ वहाँ होता रहता है और आप रेलवे के मेन गेट से स्टेशन न जाएं। अच्छा, और जब अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जब गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका कोर्ट गए तो वो पगड़ी पहन के गए और जज ने उनसे ये कहा कि आप ये पगड़ी जो है वो तुरंत उतार दीजिए। यानी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीयों को जागृत करना। भारतीय क्या थे, वहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी नियम बनाया जाता था, जो भी कानून बनाया जाता था, वो बड़े आराम से स्वीकार कर लेते थे। वो किसी भी तरह का यहाँ विरोध नहीं करते थे। इसके प्रति गांधी जी भारतीयों को जागृत करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो आती है, तीसरा पॉइंट जो आता है वो हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। इसके लिए भी कांग्रेस की इंडियन ओपिनियन की स्थापना की गई। 6 जून 1903 को गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक एक पत्रिका निकाली जो कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल में प्रिंट होती थी और इसके 3 उद्देश्य थे। एक तो सरकार को भारतीयों की समस्याएं बताना, दूसरा भारतीयों को जागृत करना, तीसरा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना या हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना। ये हम लोग दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को पढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे उन्हें 2 चरण में विभाजित किया गया। एक तो उदारवादी चरण जो 1894 से 1906 तक है, दूसरा अहिंसात्मक या सत्याग्रह जो 1906 से 1914 के बीच में है। यहाँ गांधी जी ने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, याचना पत्र के माध्यम से, विभिन्न आवेदन पत्रों के माध्यम से गांधी जी ने अपनी बात को रखा था। इस उदारवादी चरण में ही गांधी जी ने भारतीयों के लिए एक संगठन बनाया, एक दल बनाया 22 मई 1894 को। इसका नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस। और बेटा गांधी जी ने भारतीयों में सरकार को भारतीयों की समस्या बताने के लिए, भारतीयों को जागृत करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए 6 जून 1903 को इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली। यह साप्ताहिक पत्रिका थी जो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल में प्रकाशित की जाती थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम बात करते हैं अगला, अहिंसात्मक सत्याग्रह। अहिंसात्मक या सत्याग्रह के तरीके से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया, विरोध करना प्रारंभ किया।
इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले अहिंसात्मक। यहाँ गांधी जी ने जो हमारे देश में हुआ था सेम गांधी जी भी ऐसे कर रहे थे। जैसे हमारे देश में क्या हो रहा था कि उदारवादी दल के नेता जो हैं वो प्रार्थना पत्र के माध्यम से, याचना पत्र के माध्यम से, शिष्टमंडल के माध्यम से अपनी मांगों को रख रहे थे। यहाँ भी गांधी जी पहले, अभी आपने देखा उदारवादी चरण में, वो प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी मांग को जो है अंग्रेज़ों के समक्ष रख रहे हैं। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इन प्रार्थना पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध प्रारंभ किया। बेटा, अहिंसात्मक प्रतिरोध क्या होता है कि हम ना अब आपकी ऐसी बातों का जो कि सही नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, जो कि संवैधानिक नहीं है, उनका हम विरोध करेंगे। यानी इसी को हम अहिंसात्मक प्रतिरोध करेंगे। यानी इस दौर में गांधी जी ने एक तो सबसे पहले अहिंसात्मक प्रतिरोध को अपनाया। अहिंसात्मक प्रतिरोध का मतलब क्या है कि हम ना आप प्रतिरोध करेंगे, कि हम आंदोलन करेंगे, हर चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन ये आंदोलन अहिंसात्मक होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ गांधी जी ने कौन सी अपनाई, वो था सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ होता है सविनय अवज्ञा। देखो, सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है कि सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश का नम्रतापूर्वक विरोध करना। सरकार की तरफ से जारी किए गए किसी भी आदेश का या राज्य के द्वारा लाए गए किसी भी कानून का नम्रतापूर्वक विरोध करना। हम ये नहीं कि तुरंत आगजनी करने लग गए, आग लगा दी और बस तोड़ दी, ये नहीं। हम क्या करेंगे, आप जो ऐसा कानून बनाएंगे जो कि विपरीत होगा, जो कि कष्टकारी होगा, उसका हम सविनय अवज्ञा यानी विनय के साथ हम उसका बहिष्कार करेंगे। और इन्हीं दोनों पॉलिसी को संयुक्त रूप से सत्याग्रह कहा जाता है। मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना, ये गांधी जी ने। और बेटा हमेशा ध्यान रखना, 1907 में 1907 में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। 1907 में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। खैर कोई बात नहीं, अब अच्छा क्वेश्चन और उससे बढ़िया चीज़ें शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके पास आपके लिए ऐसे आता है कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया। तो गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में बेटा घटना क्या होती है, 1906 में एक अंग्रेज सरकार ने एक कानून बनाया। 1906 में नटाल साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज सरकार ने एक कानून बनाया। इस कानून के अनुसार ऐसा भारतीय ही वोट दे पाएगा जो कि टैक्स दे रहा हो, जो कि कर दे रहा हो, वही भारतीय जो है अब मतदान कर पाएगा। और हमारे देश के लोग वहाँ बागानों में काम करते थे, गन्ने के खेत में काम करते थे, मजदूरी करते थे, खान में काम करते थे। मतलब गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे। और मजदूर लोग टैक्स कहाँ देते हैं, यानी इस एक्ट के द्वारा, इस कानून के द्वारा जो है वो अंग्रेज सरकार जो है वो मताधिकार छीनना चाहती थी, भारतीयों का मत छीनना चाहती थी। और इसके विरोध में बेटा 1906 में नटाल में दक्षिण अफ्रीका में एक कानून लाया गया जिसके द्वारा भारतीयों के मतदान पर रोक लगा दी गई। मतदान को समाप्त किया गया। मतदान कैसे समाप्त किया गया? मतदान कैसे समाप्त किया गया? उन्होंने ये कहा कि जो टैक्स देता होगा, जो कर देता होगा, वही जो है मतदान कर पाएगा।
और ऐसे लोगों की संख्या 250 से 300 बताई जाती है जो अंग्रेज सरकार को कर देते थे, जबकि ऐसे अंग्रेजों की संख्या वो 1200 तक बताई जाती है। आप बताइए, वोट देने वाले अंग्रेजों की संख्या 1200 और भारतीयों की संख्या 250 से 300। क्यों? क्योंकि नटाल में एक नया कानून लाया गया कि भैया जो कर देगा वही मत देगा। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह किया, इसके खिलाफ आंदोलन किया, और ये गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में यह अपने पूरे जीवन में किया जाने वाला पहला सत्याग्रह था। ये गांधी जी के द्वारा किए जाने वाला पहला सत्याग्रह था। चलिए खैर कोई बात नहीं, पहला सत्याग्रह ये है। अच्छा, अब दूसरा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कौन सा किया गया? तो वो पंजीकरण कानून के विरोध में था। पंजीकरण कानून के विरोध में ये गांधी जी के द्वारा अफ्रीका में किया जाने वाला दूसरा सत्याग्रह था, पंजीकरण कानून के विरोध में। क्या कानून था? इसमें अंग्रेजों ने एक नया नियम बनाया। इसमें ये कहा कि सभी भारतीयों को अपने साथ एक क्या लेके चलना पड़ेगा? एक अपने साथ आई कार्ड लेके चलना पड़ेगा। आई कार्ड मतलब कहना चाहिए पहचान पत्र, और इस पहचान पत्र पर उसके 5 इस हाथ के और 5 इस हाथ के यानी 10 उंगली और अंगूठे के निशान होंगे। और अगर कोई भारतीय सड़क पर घूमता हुआ दिख गया और उसके पास उसका पहचान प्रमाण पत्र नहीं हुआ तो उसे जेल होगी। और इस पहचान पत्र पर उसके उंगलियों के 10 निशान, जैसे हमारा आपका आधार कार्ड बना है तो जिस तरह से उसने फिंगरप्रिंट लिया उसी तरह से वहाँ उसको करने की बात कही गई। और ये कानून अंग्रेजों के लिए नहीं था, सिर्फ भारतीयों के लिए था कि आपको पंजीकरण कानून जो है वो अपनाना पड़ेगा। आपको अपने साथ एक ऐसा आई कार्ड रखना पड़ेगा जिस पर आपकी 10 उंगलियों के साइन होंगे और कभी भी आपसे वो आपका आई कार्ड मांगा जा सकता है। तो इसके विरोध में भी गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ किया और 11 सितंबर 1906 को लगभग 3000 भारतीयों के साथ गांधी जी ने ये आंदोलन किया। लगभग 3000 भारतीयों के साथ गांधी जी ने ये आंदोलन किया। ये गांधी जी के द्वारा किया जाने वाला दूसरा सत्याग्रह था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा तीसरा सत्याग्रह क्या था? अंग्रेजों ने एक फिर से नया नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया? अंग्रेजों ने ये कहा, 1908 में एक नियम ये बनाया, उन्होंने देखा कि अफ्रीका में भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए 1908 में उन्होंने प्रवासी भारतीयों के आगमन पर रोक लगा दी। यानी अब कोई प्रवासी भारतीय वो क्या है, वो नटाल या दक्षिण अफ्रीका नहीं आ पाएगा। यानी 1908 में प्रवासी भारतीयों के आगमन पर रोक लगा दी गई। बेटा, इसके विरोध में 1908 में गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन किया और इसके लिए गांधी जी को 2 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा। 2 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा। ये पहला सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी जेल गए। 1908 में प्रवासी भारतीयों के आगमन पर रोक लगा दी गई, जिसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया और गांधी जी को पहली बार जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद 1908 तक हम लोग पहुंच जाते हैं और 1909 में गांधी जी भारतीयों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए 1909 में गांधी जी भारतीयों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए इंग्लैंड यानी लंदन गए। लंदन में अंग्रेज सरकार से मिलने गए। 1909 में गांधी जी भारतीयों की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन गए। और जब गांधी जी लंदन गए और वहाँ से वापस हो रहे थे, लंदन से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, नटाल आ रहे थे, डरबन आ रहे थे,
तब उन्होंने पानी के जहाज पर हिंद स्वराज्य नामक, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही फेमस बुक है। गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक लिखी और ये गुजराती भाषा में लिखी थी, और ये पुस्तक गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट डाउन करें, लिखें और नोट्स बनाएं। क्या 1909 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, जो भारतीय वहाँ संकट झेल रहे थे, उसमें गांधी जी जो है उन पर विचार विमर्श करने के लिए, उनको बताने के लिए लंदन गए। और जब लंदन से गांधी जी लौट रहे थे तब उन्होंने पानी के जहाज़ पर हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक गुजराती भाषा में जो है वो लिखी। हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक जो है वो गुजराती भाषा में लिखी। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको फिर से समझा दूं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह जो किया था वो 1906 में नटाल दक्षिण अफ्रीका का राज्य था, वहाँ मतदान को समाप्त करने के विरोध में था। अंग्रेजों ने नया नियम बना दिया कि जो भारतीय कर देता होगा वही मत देगा, लेकिन भारतीय तो वहाँ मजदूरी कर रहे थे, लेकिन भारतीय तो वहाँ बहुत छोटी नौकरी करते थे तो कर देते नहीं थे, तो इसका मतलब वो मतदान से भारतीयों को अलग कर रहे थे, और इसके विरोध में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया। दूसरा, पंजीकरण कानून के विरोध में भारतीयों ने ये कहा कि अंग्रेजों ने ये कहा कि हर भारतीय को पंजीकरण कराना होगा, आईडी कार्ड बनवाना होगा, पहचान पत्र बनवाना होगा, और इस पहचान पत्र पर उसके 10 के 10 निशान होने चाहिए, उंगली और अंगूठे के। फिर तीसरा सत्याग्रह 1908 में अंग्रेजों ने प्रवासी भारतीयों के आगमन पर रोक लगा दी, दक्षिण अफ्रीका में आगमन पर रोक लगा दी, और इसके लिए गांधी जी को 2 महीने के लिए जेल भी हुई। ये पहला सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी को जेल हुई। फिर बेटा उसके बाद 1909 में गांधी जी भारतीयों की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन गए, और जब वो लंदन से लौट रहे थे तो उन्होंने हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी। अगला, अब गांधी जी का अगला सत्याग्रह जो है वो है 1913 का आंदोलन। 1913 में अंग्रेजों ने एक बड़ा अजीब गरीब कानून लेके आए अंग्रेज 1913 में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में 1913 में। 1913 में क्या कानून लेके आए? इसे कहा जाता है पोल टैक्स। पोल ये जो वर्ड है वो गुजराती भाषा में पोल का अर्थ होता है गांव, और गांव या घर, बस्ती, पोल का मतलब होता है। अंग्रेजों ने पोल टैक्स या पोल कर लगा दिया, पोल टैक्स। अब ये पोल का मतलब अभी मैंने बताया गांव या रहने की बस्ती या कॉलोनी, ऐसा। तो पोल कर में क्या था, अंग्रेजों ने नियम बनाया कि भैया ऐसा है, जिन भारतीयों की दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि समाप्त हो गई है, जिन भारतीयों की दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि समाप्त हो गई है, रहने की अवधि समाप्त हो गई है, जिन भारतीयों की दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? 3 पौंड का कर देना पड़ेगा। उन्हें क्या करना पड़ेगा? 3 पौंड का कर देना पड़ेगा। जिन भारतीयों का दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि समाप्त हो गई है, अगर वो भारत वापस नहीं जाते, दक्षिण अफ्रीका में ही रहते हैं, तो उन्हें 3 पौंड पर एनम का कर देना होगा। अब आप सोचिएगा, भारतीयों को वहाँ 10 शिलोंग पर मंथ की तनख्वाह मिलती थी, 10 शिलोंग मिलता था, और 3 पौंड का कर देना, तो गरीब व्यक्ति कहाँ से इतना पैसा लाएगा? गांधी जी ने इस पर एक बड़ा सत्याग्रह किया। कब की घटना है? 1913। गांधी जी ने इस पर एक बड़ा सत्याग्रह किया, लेकिन जब ये सत्याग्रह चल रहा था तभी दक्षिण अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने, अंग्रेज सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और जारी कर दिया। जब ये पोल कर के विरोध में आंदोलन चल रहा था तब दक्षिण अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और जारी कर दिया। इस आदेश में क्या कहा गया कि ऐसे सभी विवाह जो भारतीय पद्धति के अनुसार, जो ईसाई पद्धति, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा,
ईसाई पद्धति से नहीं हुए हैं उन्हें निरस्त किया जाता है। आप देखिएगा कितना खतरनाक कानून है। जब ये पोल कर के विरोध में, पोल कर में क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में जो भी भारतीय रह रहे हैं, अगर उनकी अवधि दक्षिण अफ्रीका में रहने की समाप्त हो गई है तो उन्हें अब 3 पाउंड का कर देना होगा। इसके विरोध में गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन चल रहा था। तभी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे सभी विवाह जो ईसाई पद्धति से नहीं हुए हैं, यानी वो मुस्लिम पद्धति से हुए हैं या हिंदू पद्धति से हुए हैं, तो ऐसे सभी विवाहों को निरस्त किया जाता है। मतलब वहाँ शादी हो गई है और वो शादी निरस्त हो गई है। और सबसे बड़ी समस्या, यदि बच्चे भी हो गए हैं, अगर भाई दो मान लीजिए शादी को 3 साल हो गई हैं और एक बच्चा हो गया है, तो शादी निरस्त और बच्चे का अता पता नहीं। तो ये एक बहुत ही बुरा कानून था जो कि भारतीय महिलाओं के सम्मान से जुड़ा था। और इसके विरोध में तो गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन किया। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने ये भी वापस ले लिया और ये भी वापस ले लिया, जो कि गांधी जी के आंदोलन की एक बड़ी सफलता थी, तो हमने गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह किए गए थे, पहला सत्याग्रह मतदान का अधिकार छीनने के विरोध में था। दूसरा सत्याग्रह पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरोध में था। तीसरा सत्याग्रह प्रवासी भारतीयों के आगमन पर रोक लगा दी गई, इसके विरोध में था। और बेटा, इसके लिए तो गांधी जी पहली बार जेल गए थे। फिर पोल टैक्स तथा भारतीय पद्धति के आधार पर हुए विवाहों को अवैध घोषित करना, इसके लिए गांधी जी के द्वारा किया गया सत्याग्रह था। चलिए अब छोटे छोटे 1-2 अफ्रीका में और गांधी जी, आज हम गांधी जी को अफ्रीका में पढ़ रहे हैं। अगली क्लास से हम लोग गांधी जी के द्वारा भारत में किए गए, जैसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, रोलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, हम इन सबको पढ़ेंगे। तो मैं अगला हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और वो है बोर युद्ध। और ये जो मैं आपको जितने काम करा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। देखिए बोर युद्ध क्या है। 1899 से 1899 से 1902 के बीच में ये बोर युद्ध हुआ है। 1899 से 1902 के बीच में ये बोर युद्ध हुआ है। एक्चुअली बेटा, दक्षिण अफ्रीका जो सबसे पहले यूरोपियन पहुँचे थे, दक्षिण अफ्रीका में जो सबसे पहले यूरोपियन पहुँचे थे वो थे डच, और डचों को बोर कहा जाता था। और यहाँ जो डच रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? बोर कहा जाता था। ये अफ्रीका में गए, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों से उनकी भूमि छीन ली, ज़मीन छीन ली और वहाँ खेती करना प्रारंभ किया। बाद में बेटा अंग्रेज़ भी दक्षिण अफ्रीका पहुँच गए। डच तो पहले से थे ही थे, ये अंग्रेज़ भी पहुँच गए। अब हुआ क्या? निर्णय ये हुआ कि बेटा जो नटाल है और केप कॉलोनी है, नटाल और केप कॉलोनी, ये जो 2 क्षेत्र हैं, ये जो एरिया हैं, ये मिलेंगे अंग्रेज़ों को। जबकि दक्षिण अफ्रीका के 2 क्षेत्र कौन कौन से? ट्रांसवाल एक फेमस जगह है वहाँ की, ट्रांसवाल, तथा ऑरेंज फ्री स्ट्रीट। ये वाला क्षेत्र जो है ऑरेंज फ्री स्ट्रीट या ऑरेंज फ्री स्टेट, ये दोनों एक ही हैं। ये वाला क्षेत्र जो है वो मिलेगा डचों को। दोबारा सुनिएगा, बोर युद्ध बहुत इम्पॉर्टेंट है।
बोर युद्ध 1899 से 1902 के बीच में हुआ। दक्षिण अफ्रीका में जो सबसे पहले यूरोपियन पहुंचे थे, जैसे हमारे देश में सबसे पहले यूरोपियन कौन आए थे, पुर्तगाली, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में जो यूरोपियन पहुंचे थे वो थे डच, और डचों को बोर कहा जाता था। लेकिन बाद में अंग्रेज भी कहाँ पहुंच गए, दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। तो निर्णय ये हुआ कि नटाल और केप कॉलोनी राज्यों में अंग्रेज रहेंगे, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट या ऑरेंज फ्री स्टेट में डच रहेंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़े दिनों बाद जो ये ट्रांसवाल था, इसमें क्या हुआ, सोने की और हीरे की खान निकल आई, सोने और हीरे की खान निकल आई। अब अंग्रेज, अब यहाँ तो डचों का शासन था, हीरे की खान निकल आई, और यहाँ कौन रह रहे थे, डच। तो अंग्रेजों ने ट्रांसवाल पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहा, और इसीलिए दोनों में युद्ध हुआ, जिसे बोर का युद्ध कहा जाता है। ट्रांसवाल जो कि डचों का क्षेत्र था, उसमें सोने और हीरे की खान निकली, जिसको लेकर अंग्रेजों ने ट्रांसवाल पर आक्रमण किया, और दोनों के बीच में बोर का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में बेटा, इस युद्ध में गांधी जी ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। देखो, इस युद्ध में, बोर युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ऐसा क्वेश्चन मुझसे भी पूछा है, जब मैंने भी पढ़ा पहली बार कि गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो मुझे लगा गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया, उन्हें तो डचों का साथ देना चाहिए था। लेकिन जब गांधी जी की जीवनी आप पढ़ेंगे तो गांधी जी उसमें लिखते हैं कि जब हमें अधिकारों की ज़रूरत होती है हम अंग्रेज़ों से मांगते हैं, जब हमें समस्या होती है तब हम अंग्रेज़ों से कहते हैं, जब हमें खाना चाहिए तब हम अंग्रेज़ों से कहते हैं। तो जब अंग्रेज़ों पर आपत्ति आई है या जब अंग्रेज़ों को हमारी ज़रूरत है तो हमें अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने इस बोर युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और बेटा, इस बोर युद्ध में जो भारतीय लड़ रहे थे, जो अफ्रीकन लड़ रहे थे, उनको अंग्रेज़ डॉक्टर्स ने देखने से मना कर दिया, उनका इलाज अंग्रेज़ डॉक्टर ने करने से मना कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ रंग भेद की नीति को अपनाते थे। वो गोरों को महत्व देते थे और दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेजी शासन था उसे गोरी सरकार कहा जाता था, और वो भारतीयों को या अफ्रीकियों को जो है काला मैन, ब्लैक मैन कह करके पुकारते थे। तो गांधी जी ने क्या किया, इस युद्ध में जो अफ्रीकन घायल हुए थे या जो भारतीय घायल हुए थे, उनकी चिकित्सा के लिए गांधी जी ने इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी, जो कि बोर युद्ध में भारतीयों तथा अफ्रीकियों का इलाज करती थी। उसके बाद हम दो लास्ट चीज़ें पढ़ेंगे, एक टॉलस्टॉय फॉर्म और दूसरा फिनिक्स आश्रम। टॉलस्टॉय फॉर्म और फिनिक्स आश्रम। टॉय फॉर्म और फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम, ये टॉलस्टॉय फॉर्म, इसकी स्थापना 1910 में गांधी जी ने की थी, 1910 में, और ये जोहान्सबर्ग में था। और यहाँ क्या था, गांधी जी ने ये कहा था कि जो भारतीय यहाँ आंदोलन में भाग ले रहे हैं वो सामुदायिक रूप से यहाँ टॉलस्टॉय फॉर्म में रहेंगे। टॉलस्टॉय फॉर्म में जोहान्सबर्ग में था 1910 में। ये 1100 एकड़ में फैला हुआ एक फार्म था। इसमें गांधी जी ने ये कहा था वो भारतीय रहेंगे जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं। और फिनिक्स आश्रम गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का आश्रम था, जिसकी स्थापना 1904 में की गई। टॉलस्टॉय फॉर्म 1910 में की गई, जोहान्सबर्ग में था, 1100 एकड़ में फैला था, और यहाँ भारतीय बस्ती थी, ये भारतीय बस्ती थी, और इसे जो दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे उन भारतीयों के लिए बनाया गया था। फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का आश्रम था, जिसकी स्थापना 1904 में की गई। तो आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हमने गांधी जी के जीवनी, गांधी जी के जो है कैरियर
किस तरह गांधी जी ने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और उसके बाद किस तरह गांधी जी नटाल हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड होने वाले पहले भारतीय वकील बने। उसके बाद अब हम अगली क्लास में 9 जनवरी 1915 से स्टार्ट करेंगे। 9 जनवरी 1915 का दिन वह दिन है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और इसीलिए इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आज हमने गांधी जी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में महत्वपूर्ण आंदोलन किए उनके बारे में डिस्कशन किया है। इसके साथ ही मैं आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।